बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, यानी यूनिट 2 का, और समझ चुके हैं कि किस मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस की टाइप्स क्या होती हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज किस तरह से किया जाता है ये हम समझ चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, और इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इक्वल ऑफ टू मैट्रिसेस, सब क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब अगर ये सारी बातें आपने समझनी है तो इंट्रोडक्शन में मैंने 2 से 3 वीडियोस अपलोड की हैं, वो आप देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं जो मैंने आपको बताई हैं तो आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमें मैट्रिसेस गिवन है और हमने टाइप बतानी है कि किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन ये किस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो देखो याद रखो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नंबर 2 पे हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/1 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो? m/1 हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ 3 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, m नंबर ऑफ रोज़ हो, लेकिन कॉलम जो है सिर्फ 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखो एक कॉलम है तो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर आते हैं हम नंबर 3 में, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ 1 रो है और 3 कॉलम है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3 होगा, क्योंकि 1 रो है और 3 कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/n हो, यानी कि नंबर ऑफ रो 1 होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो? 1 हो, और नंबर ऑफ कॉलम n नंबर्स ही क्यों ना हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, n नंबर ऑफ कॉलम ही क्यों ना हो, लेकिन रो 1 होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी आसान ज़बान में कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम हो। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो। अब यहाँ पर देखो नंबर 3 के बाद नंबर 4 आना चाहिए, मेरे पास नंबर 5 है। तो देखो 4, 8 और 9 ये हम सबसे एंड में समझेंगे। अभी हम जो एक है 5 पर आ जाते हैं। 5, 6 और 7 को समझते हैं। तो ये कौन कौन सी टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? 4/4 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट क्या है? 0 हैं। अब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, या हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास ये 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट क्या है? वो 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स।
नंबर 7 पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट ज़ीरो हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, तो देखो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट इक्वल हो। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट जो है कि 1 के इक्वल है, तो लिहाजा ये जो है कि क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट ज़ीरो है, तो इसको सिर्फ मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहूँगा, इसे मैं यूनिट मैट्रिक्स कहूँगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट 1 के बराबर है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, और कैसा डायगोनल मैट्रिक्स है कि प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट इक्वल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट अगर इक्वल हो तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपको सारी टाइप समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 8 और 9 हम करेंगे। 4 को 8 और 9 के साथ एडजस्ट किया है। इसकी वजह ये है कि ये तीनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या तो हर्मिशियन हो सकते हैं या स्क्यू हर्मिशियन हो सकते हैं, तो हमने टाइप को स्पेसिफाई करना है कि किस किस टाइप के मैट्रिसेस हैं। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो या तो वो हर्मिशियन हो सकते हैं या स्क्यू हर्मिशियन हो सकते हैं। तो देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स ए का मैं कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज करूँ तो दोबारा मुझे मैट्रिक्स ए मिलेगा। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है। इसी तरह से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास नेगेटिव ऑफ डेट मैट्रिक्स आ जाए, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो क्या हम इन कंडीशन को सेटिस्फाई करके बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं? तो देखो यहाँ पर हमने तो क्या करना है, सिर्फ देखते ही बताना है, क्योंकि हमने टाइप को स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर इन मैट्रिक्स को देखते ही बता देना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स हर्मिशियन है, कौन सा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पर मैं ये मैट्रिक्स देखता हूँ, तो ये मैट्रिक्स जो है कि ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करना कि ये मैट्रिक्स आपने पकड़ा, पहले इसका आपने कॉन्जुगेट किया, फिर ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ए के बराबर आ गया, फिर आपने जो है कि कहा कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं करना आपने। क्यों नहीं करना, आपने देखते ही बता देना है। अब देखते ही किस तरह से बता सकते हैं, देखो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आयोटा नज़र आ रहा है। इसकी पोजीशन क्या है, ये पहली रो दूसरे कॉलम में है, तो इसको उठाकर हम दूसरी रो पहले कॉलम में ले आएंगे। ठीक है, एज इट इज़ ले आएंगे। पहली रो दूसरे कॉलम में है तो दूसरी रो पहले कॉलम में ले आएंगे। तो इस तरह से आपको कोई मैट्रिक्स नज़र आए, फ़ौरन कह दो कि ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, बस, और कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट 0 होना चाहिए, पहली बात। या तो 0 होना चाहिए या प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, याद रखना। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट या तो 0 होने चाहिए या प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए, पहली बात, पहली शर्त है। तो 0 हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, जैसे ये आयोटा है, इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसको उठा के मैं दूसरी रो पहले कॉलम में लिख दूंगा। तो ये यही जो है एलिमेंट यानी आयोटा, ये दूसरी रो पहली कॉलम में लिखा हुआ है, जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ़ौरन देखते ही मैं बता दूंगा कि ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स 2x2 की भी एक एग्जांपल देता हूँ, 3x3 की भी देता हूँ, ताकि आप जो है कि फ़ौरन समझ जाओ। देखो जो है, अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 प्लस आयोटा लिखता हूँ
तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस आयोटा। देखो आयोटा तो प्लस में ही रहेगा, ये 2 किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये जो है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स 2/2 है, ठीक है। इसी तरह से 3/3 बनाता हूँ मैं। तो ये चीज़ें जहन में रखना है। अब 2 प्लस देखो अगर प्लस आयोटा होता तो यहाँ पर भी प्लस आयोटा आता, और प्लस आयोटा आया है यहाँ पर, लेकिन ये जो है कि 2 है तो ये -2 हो जाएगा। बस इतना आपने जहन में रखना है, ठीक है। ओके, अब जो है कि 3/3 में मैं आपको बताता हूँ 0 0 0। तो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। यही शर्त है स्क्यू हर्मिशियन के लिए कि ज़ीरो हो या प्योरली इमेजिनरी हो, याद रखना। अब प्योरली इमेजिनरी क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब यहाँ पर अगर मैं 3 + 5 आयोटा या 3 - 5 आयोटा लिखता हूँ, यहाँ पर 3 आयोटा लिखता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, -4 आयोटा लिखता हूँ। तो ये 3 - 5 आयोटा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 - 5 आयोटा। देखो ये पहली रो दूसरे कॉलम में है, दूसरी रो पहले कॉलम में आ जाएगा, लेकिन ये 3 जो है कि क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा। 3 आयोटा होगा तो सॉरी क्या होगा, यहाँ पे 3 आयोटा आएगा। -4 आयोटा है तो -4 आयोटा ही रहेगा, ठीक है। अब ये 3 आयोटा की पोजीशन क्या है, ये पहली रो तीसरे कॉलम में है तो तीसरी रो पहले कॉलम में आ जाएगा। -4 आयोटा, यहाँ पर भी क्या आया, -4 आयोटा। इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरे कॉलम में आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी मैट्रिक्स नज़र आए तो आप फ़ौरन कह सकते हो कि ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। पहले आपको क्या नज़र आना चाहिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट या तो ज़ीरो होने चाहिए या प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। ज़ीरो हैं, ज़ीरो हैं, ज़ीरो है, ठीक है। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे आयोटा, ये 2 + आयोटा, -2 + आयोटा, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। जैसे ये आयोटा है तो यहाँ पर भी जो है कि क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। यानी अगर ये आयोटा पहली रो दूसरे कॉलम में मौजूद है तो इसको सीधा सीधा उठा के दूसरी रो पहले कॉलम में रख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको नज़र आने चाहिए। अब ये देखो पहली रो दूसरे कॉलम में मौजूद है तो ये दूसरी रो पहले कॉलम में आ जाएगा, लेकिन ये जो रियल पार्ट है ये माइनस में चले जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऐसी की ऐसी रहेगा। देखो यहाँ पर भी ये इमेजिनरी है तो ये एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब देखो ये 3 - 5 आयोटा है तो ये भी 3 - 5 आयोटा होगा, लेकिन रियल पार्ट जो है कि वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। पोजीशन अगर 1 2 है तो 2 1 हो जाएगी, यानी अगर पहली रो दूसरा कॉलम है तो दूसरी रो पहले कॉलम में चले जाएगा वही एलिमेंट, लेकिन इस तरह से। अब ये 3 आयोटा है तो ये भी 3 आयोटा है, यानी ये देख सकते हो कि आप ये पहली रो तीसरे कॉलम में है तो इसको उठा के तीसरी रो पहले कॉलम में ले जाऊंगा तो तीसरी रो और पहले कॉलम में आ गया, एज इट इज़ आ गया अपनी साइन के साथ। 3 आयोटा तो 3 आयोटा आ गया। ये है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। -4 आयोटा दूसरी रो तीसरे कॉलम में है तो ये तीसरी रो दूसरे कॉलम में आ जाएगा। देखो ये तीसरी रो और कॉलम कौन सा है, दूसरा, दूसरे कॉलम में आ गया। -4 आयोटा, -4 आयोटा ही आया है, ये याद रखना। तो क्या याद रखना है आपने कि मेन डायगोनल क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। देखो ये याद रखना, शर्त क्या है, ये शर्त हमेशा याद रख लो। मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, AII। देखो AII क्या है, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के एलिमेंट की जो रो होती है कॉलम का नंबर भी वही होता है, यानी I J के बराबर होता है। तो AII का मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो AII क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स जो है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में या तो ज़ीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपने क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी AIJ। अब AIJ का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, AJI। क्या होगा, AJI होगा। AIJ का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, AJI होगा। यानी कि अगर आपके पास किसी एलिमेंट की पोजीशन पहली रो दूसरे कॉलम में है तो वो दूसरी रो पहले कॉलम में चले जाएगा, यानी कि दूसरी रो पहले कॉलम में भी वही एलिमेंट आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो वो दोनों एलिमेंट जो होंगे AIJ और AJI ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो AIJ जो है वो क्या हो जाएगा, AJI पोजीशन पर आ जाएगा और
कॉन्जुगेट हो जाएगा, कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देंगे हम, उसका माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, ये 2 प्लस आयोटा AIJ कहाँ पर मौजूद है, ये पहली रो दूसरे कॉलम में। तो 2 प्लस आयोटा कहाँ मौजूद है, पहली रो दूसरे कॉलम में मौजूद है। ठीक है, और इसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 2 प्लस आयोटा ही होगा। क्या होगा, 2 प्लस आयोटा ही होगा। कहाँ पर आ जाएगा, ये दूसरी रो, पहली रो दूसरे कॉलम में है तो ये दूसरी रो पहले कॉलम में आ जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट करके हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कॉन्जुगेट करके माइनस कर देंगे, तो माइनस हो गया। और अब 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा होगा। पोजीशन तो वही, दूसरी रो पहले कॉलम में आ जाएगा। माइनस प्लस -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आया है, 2 प्लस आयोटा की पोजीशन क्या थी, पहली रो दूसरा कॉलम, और ये क्या है, दूसरी रो पहले कॉलम में है। क्या लिखा, -2 प्लस आयोटा लिखा, -2 प्लस आयोटा हो गया। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। ओके, तो इस तरह के मैट्रिक्स अगर आपको नज़र आए तो फ़ौरन कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स क्या हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। और अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है ये, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मैंने इसको देखते ही बता दिया कि ये मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स होता है। अब प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पर तो क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट क्या है, 0 है। तो भाई हम प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट 0 कहाँ पर होता है, स्क्यू हर्मिशियन में होता है। लेकिन सर आपने यहाँ पर जो है कि इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कर दिया। यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स इसलिए किया है मैंने, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स को भी आप समझ लो फिर कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 0 क्या होता है, 0 भी तो रियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्यू हर्मिशियन में नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी ये आयोटा है तो ये आयोटा हो गया, ये 2 प्लस आयोटा है तो -2 प्लस आयोटा होगा, ये 3 आयोटा है तो ये 3 आयोटा, ये -4 आयोटा है तो ये -4 आयोटा, ये 3 -5 आयोटा है तो ये -3 -5 आयोटा होगा। अब ये आयोटा है तो फिर ये भी आयोटा होना चाहिए। अगर स्क्यू हर्मिशियन है तो ये 2 आयोटा है तो ये 2 आयोटा होना चाहिए। -2 आयोटा क्यों है, ये आयोटा है तो माइनस आयोटा क्यों है, ये -4 आयोटा है। अब देखो ये 2 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा, ये क्या है, -2 आयोटा क्या है, इस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट है। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा। -4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 4 आयोटा है। यहाँ पर तो कॉन्जुगेट नहीं है, आयोटा है तो आयोटा है, 3 आयोटा है तो 3 आयोटा है, -4 आयोटा है तो -4 आयोटा है, कॉन्जुगेट तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए याद रखो AII मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो 0 भी तो रियल है, बिल्कुल रियल है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है AIJ और AJI, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं। याद रखना क्या है ये, कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट उसको कहते हैं अगर एक एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम में है तो वही एलिमेंट आपको कहाँ नज़र आएगा, दूसरी रो पहले कॉलम में। तो वो दोनों एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे। तो AIJ का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है, JI होना चाहिए। ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। देखो I कौन सी पोजीशन पे है, पहली रो दूसरे कॉलम पर है, तो ये कहाँ आ गया, ये I कहाँ आ गया, ये आ गया दूसरी रो पहले कॉलम में आ गया। देखो इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम है, तो ये कहाँ गया, दूसरी रो पहले कॉलम में आ गया। आने के बाद आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो I का कॉन्जुगेट क्या होता है, -I होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम है, तो ये कहाँ पर आ गया, तीसरी रो पहले कॉलम में आ गया। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। 2I का कॉन्जुगेट क्या होता है, -2I होता है। इसी तरह से -4 आयोटा +4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो दूसरे कॉलम में आ गया। ठीक है, और कॉन्जुगेट होके आया। तो ये कंडीशंस आपको जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स की याद होनी चाहिए। और ये वाली जो कंडीशन है
आपको किसकी याद होनी चाहिए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने क्या कहा, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखो ज़ीरो भी तो रियल होता है, रियल है, और ए जे आई का कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये सारे क्या है, रियल है। अब इसको देखकर तो आप ये कह ही नहीं सकते कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। अब आप यहाँ पर, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन के लिए हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, यानी डायगोनल एलिमेंट इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, रियल है, ठीक है, 2 3 4, यानी ज़ीरो तो नहीं है ना, प्योरली इमेजिनरी है। तो अब ये माइनस आयोटा है इसका कॉन्जुगेट, 5 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट, 7 आयोटा है तो इसकी कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी एलिमेंट की पोजीशन 1 2 है तो 2 1 हो गई है और उसका कॉन्जुगेट हो गया, बस सिंपल है। तो ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब ये तो आपको समझाने में टाइम लगा है, क्या लगा है, समझाने में टाइम लगा है, लेकिन आपको अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गई है बात, तो आप जैसे ही मैट्रिक्स देखोगे वैसे ही समझ जाओगे कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल देता हूँ और आप बताना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जैसे मैंने ये 3/3 के मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 0 3 आयोटा -4 आयोटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा मैंने -3 आयोटा 0, और यहाँ पर लिखा मैंने 2 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पर लिखा मैंने +4 आयोटा, और यहाँ पर लिखा मैंने -2 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा 0, या यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि मैंने ये मैट्रिक्स बनाया। अब ये मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, जल्दी से देखकर बताओ, सिर्फ देखकर बताना है, हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखो मैट्रिक्स अगर आपको देखते ही पता चल जाएगा ये हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, तो आप बना भी सकते हो जैसे मैंने बना के बताया आपको। तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखो मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है, रियल है, 0 0 3 क्या है, रियल है। अब जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट मिलेगा आपको, यानी 3 आयोटा है तो इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहले कॉलम में आ गया और कॉन्जुगेट होकर आएगा। -4 आयोटा +4 आयोटा 2 आयोटा -2 आयोटा, तो ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर मैं एक मैट्रिक्स 3/3 का इस तरह से बनाता हूँ, 2 आयोटा -2 आयोटा और ये क्या है, 3 आयोटा, इस तरह से लिखा मैंने, और ये 2 + आयोटा 3 -5 आयोटा। इसी तरह से जो है कि मैंने यहाँ पर 2 आयोटा लिख दिया। अब ये मैं क्या करता हूँ, -2 + आयोटा लिखा, और यहाँ पर जो है कि मैंने क्या लिखा, -3 -5 आयोटा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 आयोटा। तो अब ये बताओ कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है, ये जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट या तो ज़ीरो होने चाहिए या प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। देखो प्योरली इमेजिनरी है, बिल्कुल है, और 2 + आयोटा है तो -2 + आयोटा, 3 -5 आयोटा है तो -3 -5 आयोटा होगा, और 2 आयोटा है तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आयोटा होगा, ठीक है। और मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है ये, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आप देखते ही बता सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स हर्मिशियन है या कौन सा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ न्यूज़पेपर एजेंट ऑफ टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर्स सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलोज। तो न्यूज़पेपर एजेंट ने एक रिकॉर्ड रखा, किस बात का रिकॉर्ड रखा, कि उसने डेली डॉन हफ्ते के हर एक दिन इतने इतने बेचे, और डेली जंग उसने हफ्ते के हर एक दिन इतने इतने बेचे, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हफ्ते के हर एक दिन जो रिकॉर्ड मिलता है वो डेली डॉन का मिलता है और डेली जंग का मिलता है। यानी पहली रो में जो रिकॉर्ड है
वो किसका है, डेली डॉन का है कि हफ्ते के हर एक दिन डेली डॉन उसने कितने बेचे। और दूसरी रो में जो रिकॉर्ड मिलता है वो डेली जंग का मिलता है कि हफ्ते के हर एक दिन डेली जंग कितने बेचे। यानी पहली रो में जो रिकॉर्ड है वो किसका है, डेली डॉन का है। दूसरी रो में जो रिकॉर्ड है वो किसका है, डेली जंग का है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉलम में देखते हैं तो मंडे वाले दिन हमें नज़र आ रहा है कि डेली डॉन और डेली जंग दोनों अखबार, हर एक दिन दोनों अखबार कितने कितने बेचे गए, तो ये हमें कॉलम में नज़र आ रहा है। ठीक है। हर एक दिन डेली डॉन और डेली जंग कितने कितने बेचे गए, ये हमें किस में नज़र आ रहे हैं, कॉलम में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो बस अब ये जो डेटा है, ये जो रिकॉर्ड है न्यूज़पेपर एजेंट का, ये हमें किस में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली रो में किसका रिकॉर्ड लिखेंगे, डेली डॉन का, हफ्ते के हर एक दिन कितने कितने डेली डॉन बिके उसका रिकॉर्ड 80, 90, 100, 95, 85, 75, 70। इसी तरह से डेली जंग हफ्ते के हर एक दिन कितने कितने बिके, 100, 110, 90, 95, 105, 85, 80। ठीक है। तो अब हमने जो है कि इस डेटा को मैट्रिक्स की शक्ल दे दी जो हमसे कहा गया था। अब हम इसका ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर हमें पता है, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन हैं तो 7 कॉलम बनेंगे। ठीक है। तो 2 रोज़ और 7 कॉलम हैं, तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2/7। 2 का मतलब 2 रोज़, 7 का मतलब 7 कॉलम। ठीक है। तो इस तरह से हमने इस न्यूज़पेपर एजेंट के डेटा को मैट्रिक्स की शक्ल भी दे दी और ऑर्डर भी बता दिया, यही हमसे कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें 2 मैट्रिसेस इक्वल गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, अननोन्स फाइंड करने हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। तो 2 मैट्रिसेस सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होते हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से इक्वल हों। तो यहाँ पर ये 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं हमें 2/2 के, तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनके अननोन्स जो है कि वो हम फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे, जब हम इन दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अननोन्स क्या होते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में ए और इस मैट्रिक्स में बी, सी, डी, ये 4 अननोन्स हैं, यानी 4 ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब देखो किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सिर्फ वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वल करेंगे जहाँ पर अननोन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ए अननोन है, तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, 7 आयोटा के। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 आयोटा, -4 आयोटा का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी होगा, 8 आयोटा का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी है और 6 आयोटा का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, डी है। ये हमें पता है। ओके। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा और ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 7 आयोटा, तो ए किसके इक्वल होगा, 7 आयोटा के। इसी तरह से -4 आयोटा का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, बी, यानी -4 आयोटा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, यानी बी किसके इक्वल होगा, -4 आयोटा के। इसी तरह से 8 आयोटा का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी है, तो 8 आयोटा किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, तो सी किसके बराबर होगा, 8 आयोटा के। इसी तरह से 6 आयोटा का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट डी है, तो 6 आयोटा डी के बराबर होगा, यानी डी किसके बराबर होगा, 6 आयोटा के। तो ये हमारे पास जो है कि 4 अननोन हैं, ए, बी, सी, डी। हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया और ए, बी, सी, डी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इसी तरह से हमारे पास 3/3 के ये 2 मैट्रिक्स हैं।
अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब इन दोनों में अननोन क्या हैं, ए बी सी डी ई जी एफ, ये अननोन है। ठीक है, किस तरह से फाइंड करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर हमने किया है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्यों इक्वल करेंगे, हमें पता है कि जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो लाजमी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि 2 किसके बराबर होगा, डी के। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, डी। यहाँ में मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट डी है, तो 2 किसके बराबर होगा, डी के। तो यानी डी किसके बराबर होगा, 2 के। -3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ई है, तो -3 किसके बराबर होगा, ई के। तो फिर ई किसके बराबर होगा, -3 के। इसी तरह से 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, जी। 5 किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। यानी जी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है, तो ए किसके बराबर है, -2 के। इसी तरह से 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, एफ़ है। ठीक है, तो 9 किसके बराबर होगा, एफ़ के। तो एफ़ किसके बराबर होगा, 9 के। इसी तरह से बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4 है, तो बी किसके बराबर होगा, -4 के। इसी तरह से सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, तो सी किसके बराबर होगा, 7 के। तो इस तरह से डी ई जी ए एफ बी सी ये क्या है, अननोन्स हैं इन दोनों मैट्रिक्स में, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके हमने इन सब अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये आंसर होगा, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, ये दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब अननोन्स क्या है, यहाँ पर x है, y है और z है और a है। तो यहाँ पर 4 अननोन्स हैं, x, y, a और z। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल करेंगे। क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, और दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल करके x, y, a और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। अब सिर्फ हम उन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे जहाँ पर अननोन्स होंगे, याद रखना। तो देखो यहाँ पर x और y की, a की और z की जो है कि वो हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो x + y का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3। यानी x + y किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे 2x + y का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो 2x + y किसके इक्वल है, 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। इसी तरह से हम देखते हैं कि z का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है। ठीक है, z का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3x है। ठीक है, तो इसको मैं जो है कि क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ। इसी तरह से हमारे पास a का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, y/2 है, तो a किसके बराबर होगा, y/2 के। इसको मैं 4 बोल देता हूँ, इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू जब हमें फाइंड हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करके z की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो ये 2 इक्वेशन है। अब मैं यहाँ से y को यहाँ से ख़त्म करके x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ बहुत आसानी से, लेकिन किस तरह से, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यानी प्लस का 2x है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का y है तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, ये प्लस का y माइनस का y हो गया, तो इस तरह से ये कट गया। अब +x और -2x कितना होगा, -x होगा, इज इक्वल टू -4 + 3 -1 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई। अब x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x + y = 3। x की जगह मैं क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, 1 रखा, प्लस y = 3।
तो y इज़ इक्वल टू 3 -1 हो जाएगा, +1 यहाँ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू इस तरह से क्या आई हमारे पास 2 आ जाएगी। 3 - 1 2 होता है। x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू क्या आई 2 आई। अब x की वैल्यू हम जो है इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ना। पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन, डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3, यानी इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो z की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखूँगा मैं 1, तो z इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ लिखूँगा पुट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट y इज़ इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ पुट करूँगा, इस 4 में। पुट y इज़ इक्वल टू 2 इन 4, 4 क्या, इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट करनी है y की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y की जगह में क्या लिखूँगा 2 लिखूँगा, और ये अपॉन 2 आ जाएगा, 2 इस 2 को डिवाइड करेगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 अननोन हैं, x, y, a और z। इन चारों अननोन्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2 आई हमारे पास वैल्यू, z की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और a की वैल्यू 1 आई है, और दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से जब भी दो मैट्रिक्सेस अगर इक्वल होते हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके किसी भी अननोन्स की वैल्यूज़ को बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं।